92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है थोड़ी सी बेवफाई और इसको लिखा है कंचन पंत ने। आज मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी। जल्दी जाना था, लेकिन रात के झगड़े के बाद आज नाश्ता मिलने की उम्मीद कम थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं खुद ही रसोई में घुस गया। लड़की की विदाई के बाद उसके घर की जो हालत होती है, वही हालत इस वक्त किचन की थी। उदास, खाली, सुनसान। मैं थोड़ी देर तक असमंजस में खड़ा रहा। फिर फ्रिज खोलकर देखने लगा, शायद बासी खाना ही पड़ा हो या फिर अंडा, ब्रेड, मक्खन कुछ भी मिल जाए। गुस्से में कल रात भी खाना नहीं खाया था और अब पेट में चूहे नहीं बल्कि कंगारू कूद रहे थे। लेकिन आज फ्रिज में भी कुछ नहीं था। मैं बेमतलब ही बर्तन इधर उधर करने लगा। बर्तनों की खरड़ बरड़ की आवाज सुनकर राधिका ने एक बार रसोई की ओर देखा जरूर, पर फिर टीवी के चैनल बदलने लगी। राधिका इस बार सच में बहुत नाराज थी। नाराज होना बनता भी था। गलती राधिका की थी, लेकिन मुझे भी उसको इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। कोई बच्ची थोड़े है राधिका। वैसे हरकतें तो बच्चों की जैसी करती है। बच्चों की तरह शौक रखती है, बच्चों की तरह जिद लेके बैठ जाती है। आजकल पता नहीं कहां से सालसा सीखने का शौक पाल लिया है। भाई सीखना है सालसा तो सीखो, अब ये क्या कि मेरे ही साथ सीखना है। राधिका ने न पूछा न बताया, 5,000 रुपए देके उसका और मेरा नाम लिखा के आ गई डांस क्लास में। ऑफिस में वैसे ही परेशानी हो रही थी आजकल। बॉस मेरा ट्रांसफर लखनऊ करना चाहते थे। इसी बात पे उनसे खिटपिट चल रही थी। ऐसे में ऑफिस से लौटते ही राधिका मुझे सालसा के स्टेप्स सिखाने लगी तो मेरा दिमाग फिर गया। गुस्से में मैंने राधिका को बुरी तरह झड़क दिया। पागल तो नहीं हो तुम? हर वक्त बचपना, हर वक्त मजाक। अब तुम बच्ची नहीं हो, शादी हो गई तुम्हारी, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबल बनो। राधिका ने एक बार मेरी ओर देखा। उसको लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं, पर मेरे तमतमाए चेहरे को देख के वो सहम गई। उसकी आंखें डबडबा गईं, एक बार को आवाज भर्रा गई, पर फौरन ही उसने खुद को संभाला और भारी आवाज में बोली, सॉरी। बस उसके बाद से राधिका कुछ नहीं बोली। राधिका की रोनी शक्ल देखकर एक बार मुझे थोड़ी दया आई, पर मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और बिस्तर पर बैठ के लैपटॉप खोल दिया। राधिका शायद ड्राइंग रूम में बैठ के रोती रही, फिर आके बिना कुछ बोले सो गई। मैं देर तक जागता रहा। सुबह जब उठा तो राधिका बैठ के टीवी के चैनल बदल रही थी। मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो चुका था, पर राधिका अब तक बैठी चैनल ही बदल रही थी। मैंने घर से निकलने के पहले एक बार फिर राधिका की ओर देखा, पर उसने नजरें तक नहीं उठाई। आजकल मैं राधिका को कुछ ज्यादा ही डांटने लगा था, पर इसकी वजह भी तो खुद राधिका ही थी। ऑफिस में मुझे दिन भर कभी खीज आती तो कभी गुस्सा आता रहा। राधिका और मेरी शादी को 1.5 महीने ही हुए थे, पर इन 1.5 महीनों में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे खराब वक्त एक साथ जी लिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। राधिका को मेरे लिए मां ने चुना था। उसकी भोली भाली सूरत देखकर मैं भी तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया था। याद शहर में शादी हुई और फिर हम दोनों 20 दिन के लिए नैनीताल चले गए। सपनों की तरह गुजर रहे थे दिन। नैनीताल में झील के किनारे घंटों बैठे रहना, एक दूसरे का हाथ थामे हुए मीलों चलते रहना। राधिका की आंखों की भाषा तक पढ़ना सीख गया था मैं। उसकी शरारतों, बच्चों जैसी हरकतों पे बहुत प्यार आता था। और अब उसकी हर हरकत, हर आदत एक झूठ लगती है, नाटक लगती है। उसका मुंह दबा के हंसना, बच्चों की तरह तुतलाते हुए प्यार जताना, हर बात पे कोफ्त होती थी। ये सच है कि मैं राधिका को पसंद नहीं करता था, पर यह भी सच है कि मुझको ताउम्र उसको झेलना भी था। ये दोनों सच मुझको दिन ब दिन और चिड़चिड़ा बनाते जा रहे थे। शाम को घर लौटा तो राधिका सच धज के तैयार बैठी थी। सुबह के गुस्से का नामो निशान उसके चेहरे पर नहीं था। मैंने भी अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश की। कहां जा रही हो? मैंने पूछा। जा नहीं रही, जा रहे हैं।
आप और मैं फिल्म देखने। राधिका ने इतराते हुए कहा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रहा। मैंने रुखाई से कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाने में कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। राधिका मुझको मनाने के अंदाज में बोली। मैं भी जानता था और राधिका भी कि गलती मेरी थी। फिर ये मनाने का नाटक क्यों? मेरा दिल गुस्से से भर गया। कितनी बनावटी है ये औरत। मैं कुछ बोला नहीं और राधिका रसोई में चली गई। मैंने टीवी ऑन कर लिया। रसोई से छौंके के साथ साथ राधिका के गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। मैंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। राधिका की आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन उस आवाज का क्या जो मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। खाना चढ़ा के राधिका मेरे पास आके बैठ गई, अपनी दिन भर की राम कहानी लेकर। लेकिन उसकी कहानी में मुझको कोई रुचि नहीं थी। मैं चुपचाप टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा रहा। आप मुझसे नाराज है ना? सॉरी, सुबह नाश्ता बनाना चाहिए था मुझको, राधिका ने बच्चों की तरह कान पकड़ते हुए कहा। पहले जैसे दिन होते तो मैं राधिका को देखकर हंस पड़ता, उसके सर पर हाथ फिरा देता, पर अब पहले जैसे दिन कहां थे। मैं चाहकर भी राधिका के लिए अपने दिल में प्यार नहीं जगा पा रहा था। बार बार एक ही सवाल दिमाग को मथ रहा था। क्या राधिका सच में इतनी ही मासूम है? क्या लड़की किसी को धोखा दे सकती है? पर धोखा तो उसने दिया था, और उस धोखे का नाम था प्रखर। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कोई 15 दिन पहले मैंने प्रखर का नाम सुना था। तब से नाम जोंक की तरह मेरे जहन से चिपका हुआ है। नैनीताल से लौटने के बाद राधिका को लेकर उसके घर मेरठ गया था मैं। तब पहली बार प्रखर से मुलाकात हुई। प्रखर राधिका की किसी दोस्त का भाई था। उसको देखकर एक बार किसी फिल्मी हीरो का भ्रम हो गया मुझको। लंबे चौड़े, बेहद ज़हीन और हंसमुख उस लड़के से फौरन दोस्ती कर लेने की इच्छा हुई। आसमानी रंग की टी शर्ट और नीली जीन्स में काफी जंच रहा था। उसके सामने मैं एकदम निरीह महसूस करने लगा। अपने दुबले पतले हाथ और भी पतले लगने लगे। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे का फ्रेम और भी मोटा लगने लगा। हाय, आई एम प्रखर वशिष्ठ। प्रखर ने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में अपना हाथ आगे बढ़ाया। जवाब में मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राधिका थोड़ी देर तक हमारे साथ बैठने के बाद दूसरे कमरे में चली गई। अगले आधे घंटे तक प्रखर और मैं बात करते रहे। हालांकि बात प्रखर ने ही की। बाइक चलाना उसका जुनून है, हर हफ्ते उसको पार्टियां करने का शौक है, वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह है। ये सारी बातें उस एक मुलाकात में प्रखर ने मुझको बता दी। उसकी तनख्वाह सुनकर मुझको अपनी 60 रुपए महीने की तनख्वाह और भी कम लगने लगी। थोड़ी देर तक बातें हुई और चाय नाश्ते के बाद प्रखर चला गया। जाते वक्त उसने राधिका को एक साड़ी का पैकेट दिया और फिर हम भी मिलने जुलने के लिए आए दूसरे लोगों में व्यस्त हो गए। रात को राधिका उसे मिले हुए गिफ्ट पैक खोल रही थी। उसके हाथ में प्रखर का दिया पैकेट था। ये लड़का प्रखर दिखने में काफी स्मार्ट है, मैंने कहा। हाँ, वो तो है, हमारे मोहल्ले की हर लड़की उस पर मरती है, राधिका बोली। तुम भी? मैंने यूं ही राधिका को छेड़ते हुए कहा। राधिका खिलखिला के हंस पड़ी और प्रखर की दी हुई साड़ी को अपने ऊपर लगाकर शीशे के सामने अलग अलग पोज देते हुए बोली, जब मैं हाई स्कूल में थी तब तो मरती थी, राधिका ने कहा। मेरे मुंह में जैसे कोई कड़वी दवा घुल गई, पर मैंने खुद को दूसरे गिफ्ट पैक खोलने में व्यस्त कर लिया। तभी उस पैक पे लगे लेबल पे नजर गई जो प्रखर ने राधिका को दिया था। लिखा था, विथ लव फ्रॉम योर पी। योर पी। अगर ये पी यानी प्रखर राधिका का था तो मैं कौन था? एक साथ जैसे सैकड़ों चींटियों ने मुझको काट लिया हो। दुनिया घूमती सी लग रही थी। मैंने राधिका की ओर देखा। वो अब भी साड़ी लपेटे आईने में खुद को निहार रही थी। अगले दिन हमको वापस याद शहर जाना था। मैं तैयार होकर बाल बनाने के लिए शीशे के सामने खड़ा हुआ।
हमेशा की तरह मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, पर आज मैं कुछ थका थका, कुछ बूढ़ा बूढ़ा सा लग रहा था। मैंने अपना सूटकेस टटोला। बिल्कुल प्रखर जैसी तो नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती एक टी शर्ट मिल गई। राधिका नहीं खरीदी थी, नैनीताल से। मैंने शर्ट पैंट उतारी और उसकी जगह आसमानी टी शर्ट और जीन्स पहन ली। कपड़े बदलने के बाद मैंने एक बार फिर खुद को शीशे में देखा, पर शीशे के अंदर मैं नहीं प्रखर दिखाई दे रहा था, मुझ पे हंसता हुआ। मैंने फिर से अपने पुराने वाले कपड़े पहन लिए। मैं मेरठ गया तो था राधिका को लेकर, पर अपने साथ प्रखर को भी लेके लौटा था। राधिका प्रखर पर मरती थी, ये बात मैं चाह कर भी अपने दिमाग से झटक नहीं पा रहा था। जाने अनजाने में बार बार प्रखर के साथ अपनी तुलना करने लगा, और हर बार प्रखर ही 20 साबित होता। प्रखर की हर जीत मेरी तकलीफ को कई और गुना बढ़ा रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। याद शहर लौटने के बाद राधिका ने मेरे घर की कमान अपने हाथ में ले ली। वो दिन भर घर को अपने हिसाब से सजाने में जुटी रहती। घर के पर्दे से लेकर चादरों तक और डोरमैट से लेकर कप प्लेट्स तक उसने बदल दिए थे। कई बार मेरा भी मन करता कि मैं उसकी मदद करूं, इस मकान को घर बनाऊं, पर हर बार मेरे सामने गिफ्ट पैक का वो लेबल आ जाता था और याद आ जाता था राधिका का योर पी यानी प्रखर। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था। राधिका सुबह से घर की सफाई में लगी हुई थी। सुनिए जरा, ये सोफा खिसकाने में मदद कीजिए ना, राधिका ने कहा। मैंने अखबार से सर हटाकर उसकी ओर देखा, पर अपनी जगह से हटा नहीं। मैं सोच रही थी सोफे की जगह बदल दूं, थोड़ा खुला खुला लगेगा। राधिका चेहरे पर गिर आई अपनी लटों को कानों के पीछे खोंसती हुई बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो कहीं और जाओ, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, मेरी। मैंने गुस्से में कहा और अखबार पटक के उठ गया। राधिका थोड़ी घबरा गई, कुछ देर तक मुझको देखती रही, फिर अपनी जगह से थोड़ा खिसक गए सोफे को वापस उसी जगह रख दिया। कहने को तो मैंने राधिका से कह दिया था कि इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, पर यही एक चीज थी जो इस घर में नहीं चल रही थी। मेरी मर्जी थी कि प्रखर का एक रेशा भी इस घर में ना हो, उस पे मरने वालों का नामो निशान तक यहां से गायब हो जाए। पर उस घर में प्रखर था, राधिका के मन में प्रखर था, यहां तक कि मेरे मन में भी प्रखर ही था। ये प्रखर ही था जो मेरा गुस्सा बन के राधिका पर निकल रहा था। आज राधिका और दिनों की तरह रूठ कर अपने कमरे में नहीं गई, वहीं बैठी रही देर तक। फिर मेरे पास आई, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोली, ऑफिस में बहुत टेंशन है क्या? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तुम हो तब तक कुछ नहीं ठीक होगा, मैं कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से हटा लिया। काश राधिका कुछ कहती, कोई सफाई देती, तो शायद मुझको कुछ राहत मिलती, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठी और रात का खाना बनाने चली गई। मेरी उदासी छूत की तरह पूरे घर में फैलने लगी थी। पहले राधिका उदास हुई, फिर घर। राधिका चुप चुप रहने लगी थी, न फिल्म दिखाने के लिए कहती, न बाहर घुमाने की जिद करती। मेरा घर का हर काम करती, कोई शिकायत नहीं, कभी रूठना नहीं। पर घर में मैंने कई बार उसको छुप कर रोते देखा था। उसे इस तरह रोते देखकर मेरे अहम को बड़ी राहत मिल रही थी। हर बार जब उसको दुखी देखता तो लगता कि मैंने प्रखर को शिकस्त दे दी है। मैं अंदर ही अंदर हर वक्त प्रखर से लड़ रहा था। और फिर अचानक पता चला कि प्रखर आजकल याद शहर में ही है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कल राधिका रसोई का सामान खरीद के बाजार से लौटी थी, पसीने से तर। आते ही उसने अपना पर्स सोफे पे फेंका, पंखा तेज किया, फ्रिज से पानी निकाल के पिया और फिर खुद भी सोफे पे बैठकर बिल्स चेक करने लगी। अचानक जैसे उसको कुछ याद आया, बोली, आपको प्रखर याद है? मेरठ में मिले थे आप उससे, वो याद शहर आया हुआ है, आज अचानक बाजार में मिल गया।
अच्छा, तो तुम्हें घर बुला लेना चाहिए था उसको। मैंने व्यंग से कहा था या सदमे से, मैं भी नहीं समझ पाया। शायद राधिका भी नहीं समझी। वो थोड़ा जल्दी में था, ज्यादा बात ही नहीं हो पाई। कह रहा था आएगा किसी दिन। राधिका ने कहा और सामान के थैले लेकर रसोई में चली गई। प्रखर का याद शहर आना क्या सिर्फ इत्तेफाक था? मुझे यकीन नहीं हुआ। और राधिका की इस तरह बाजार में टकरा जाने की थ्योरी पे भी मुझको भरोसा नहीं था। पर क्या कहता, कोई सबूत तो था नहीं मेरे पास। पिछले 1 महीने में मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता रहा था कि ये सिर्फ वहम है, राधिका और प्रखर में कोई रिश्ता नहीं है। पर बार बार प्रखर का चेहरा मेरे सामने आ जाता और मेरी समझ कहीं गुम हो जाती। राधिका से तलाक लेने से लेकर उसको घर से निकाल देने तक की कई बातें मैं सोच चुका था। अपनी कल्पनाओं में उसे कई बार प्रखर से मिलते, उससे फोन पे बात करते देख चुका था। हालात मेरे बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे थे। मैंने कई बार राधिका से सीधे सीधे बात करने की सोची, पर मैं डरपोक उसके सामने जाते ही पस्त हो जाता था। हार कर मैंने ऑफिस में ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे दी। वैसे भी बॉस कब से मुझे लखनऊ भेजने की जिद कर रहे थे। जिंदगी तो तबाह हो ही गई थी मेरी, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो ना हो ये सब। मैंने राधिका को बताया तक नहीं था। सोचा था बताऊंगा नहीं, अपना सामान लेकर निकल जाऊंगा। शायद तब राधिका को पता चले कि दिल टूटना क्या होता है। उस दिन ऑफिस से लौटा तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सर दुख रहा था और बदन भी टूट रहा था। मैं सोफे पे बैठा और पता नहीं कब निढाल होकर लेट गया। मुझे इस तरह बीमार देखकर राधिका घबरा गई। उसके चेहरे की ये घबराहट आज मुझको अच्छी लग रही थी। 4-5 दिन तक राधिका ने मुझको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। कभी दवा खिला रही है तो कभी खिचड़ी, कभी सर पे पानी की पट्टियां रख रही है तो कभी पैरों की मालिश कर रही है। मैं प्रखर को भूलने तक लग गया था। सोचा था राधिका को माफ कर दूं, पर उस दिन राधिका वही साड़ी पहन के आ गई जो उसको प्रखर ने दी थी। नीले बॉर्डर वाली आसमानी साड़ी। मैं लाख प्रखर को बुलाने की कोशिश करता, लेकिन प्रखर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं हूं, मैं तुम्हारे बीच हूं। मेरी तबीयत अब ठीक थी, लेकिन मैं अभी छुट्टी पर ही था। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि सामने प्रखर खड़ा है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अचानक प्रखर को अपने घर में देखकर मैं सकते में रह गया। इस हालत में मुझको क्या करना चाहिए ये समझ ही नहीं आया। हालचाल पूछने, हाथ मिलाने जैसी औपचारिकता भी पूरी नहीं कर पाया। राधिका प्रखर को देखकर थोड़ी हैरान जरूर हुई, पर उसके चेहरे पर कोई अतिरिक्त खुशी, उसकी आंखों में अतिरिक्त चमक या ऐसा कोई भाव नहीं दिखा जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। अरे तुम अचानक? राधिका ने प्रखर से पूछा। अब तक मैं थोड़ा संभल गया था। राधिका, अपने दोस्त को बाहर ही खड़ा रखोगी या कुछ खातिरदारी भी करोगी? मैंने अपने दोस्त पर कुछ ज्यादा जोर देते हुए कहा। प्रखर अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। मैंने उसके बगल की सीट राधिका के लिए खाली छोड़ दी और खुद दूसरे सोफे पर जाके बैठ गया। पर राधिका बैठी नहीं, खड़ी ही रही। राधिका ने प्रखर से हालचाल पूछा, लेकिन उसके हाव भाव में सहजता कम, औपचारिकता ज्यादा थी। जरूर बनावटी होगी। राधिका थोड़ी देर में चाय बना के ले आई। प्रखर पैर के ऊपर पैर रखे किसी राजा की तरह सोफे पे बैठा हुआ सिगरेट का छल्ला उड़ा रहा था। मैं उसके व्यक्तित्व के आगे फिर से दबने लगा, पर मैंने किसी तरह खुद को संभाला। इस घर का मालिक मैं था, प्रखर नहीं। मैंने खुद को सोफे में थोड़ा और धंसा लिया। प्रखर 20-25 मिनट से बैठा हुआ था और आज भी ज्यादातर बातें वही कर रहा था। राधिका ज्यादातर चुप ही थी। इस चुप्पी में चोरी पकड़े जाने जैसी कोई भावना नहीं थी। सीना जोरी तो देखिए। थोड़ी देर में राधिका चाय का कप उठाने के लिए झुकी और आंखों से मुझको रसोई में आने का इशारा किया। मैं बहाने से उसके पीछे चला गया। अरे ये तो बकबक करता ही रहेगा, आप कुछ बहाना बनाइए ना, इसको रवाना कीजिए यहां से, राधिका बोली। मैं कुछ खुश हुआ। लगा कि राधिका और मेरे बीच में कुछ है जिसमें प्रखर शामिल नहीं है, पर हैरानी ज्यादा हुई।
मैंने कहा, पर ये तो तुम्हारा दोस्त। किसने कहा आपसे ये मेरा दोस्त है? ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त पूजा का चचेरा भाई है, इसलिए झेलना पड़ता है। महा फेंकू और चिपकू है, जाने के लिए नहीं कहा तो रात भर बैठा रहेगा। राधिका जल्दी से प्रखर से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मुझे लगा मैं गिर ही पड़ूंगा। मैंने दरवाजे का पल्ला पकड़ लिया। ये लोग मिलके मेरे साथ खेल खेल रहे थे या ये मैं खुद ही था जो खुद को ही छल रहा था। राधिका बाहर चली गई। पीछे पीछे लुटा पिटा सा मैं भी पहुंचा। राधिका ने मुझको इशारा किया कि मैं कुछ कहूं, पर मैं कुछ नहीं कह पाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद राधिका सोफे से उठी और बोली, प्रखर, आज इनके बॉस के घर डिनर पे नहीं जाना होता तो मैं तुमको खाना खिला के ही भेजती। चलो फिर कभी। अब प्रखर को भी उठना पड़ा। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाल के राधिका की ओर बढ़ाया। बोला, पूजा दी का शादी का कार्ड है। दी ने कहा है कि आपसे और सर से आने की कंफर्मेशन लेके ही लौटूं। राधिका ने मेरी ओर देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। प्रखर चला गया। राधिका सोफे के कुशन ठीक करने लगी और मैं ठगा सा बैठा रहा, हाथ में लिफाफा लिए जिस पे लिखा था, टू आर फ्रॉम पी। बस इतनी सी थी कहानी।